हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण का महामैराथन क्लास, जो कि सीटेट, बीपीएससी, डीएलएड एंट्रेंस, एसएससी जीडी और सक्षमता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये सारे के सारे प्रश्न हिटेड है, जो कि लड़ने वाला है। इसलिए मैं लिखा हूँ 100% लड़ने वाला प्रश्न। तो अंत तक बने रहिए और देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ लाइक कीजिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको जान लीजिए, 22 मार्च को यानी बिहार दिवस के दिन ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और पर्यावरण दिवस 5 जून को। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो ये आप जान लिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया होने का कारण है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ। साथ ही साथ जान लीजिए, विषाणु पोलियो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड टाइफाइड ये जीवाणु के कारण होता है। और जितने खाद खुजली ये सब चर्म रोग ये कवक के कारण होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। इसकी दवा सिनकोना के छाल से बनती है। नेक्स्ट है, जल का हिमांक होता है, यानी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक वो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना शुरू कर देता है, वाष्प में बदलना शुरू करता है। जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। कितने तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। थाइमिन विटामिन बी का और टोकोफेरॉल विटामिन ई का। यानी बांझपन का कारण कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ई होता है। सौंदर्य विटामिन ई को ही कहा जाता है। तो ये है विटामिन के रासायनिक नाम। आगे देखते हैं प्रश्न। हमें ऊन प्राप्त होता है। तो हमें ऊन खरगोश से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी, भेड़ से भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक चीज़ जान लीजिए साथियों, कि जहाँ भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में उपर्युक्त सभी मिले, साइंस में, पर्यावरण में, तो 90% चांस होता है कि ये ऑप्शन सही होगा। यदि आपको आंसर नहीं पता है तब आप तुक्का इसके साथ लगा दीजिएगा। अगर आंसर पता है एग्जैक्ट आपको, तो कोई बात नहीं, ढूंढ के आंसर दे दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो टेडपॉल, जोभी, सीसू या कैटरपिलर। तितली के बच्चे को कहा जाता है कैटरपिलर और मेढक के बच्चे को कहा जाता है टेडपोल। मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? टेडपोल। और तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो ये कैटरपिलर। याद रहेगा। आगे देखते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से नवंबर। दिसंबर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। शहद कहाँ से प्राप्त होता है? शहद तो मधुमक्खियों से।
मधुमक्खी के घर को क्या कहा जाता है? तो छत्ता कहा जाता है। एक छत्ते में कितनी रानी मक्खी होती है? तो एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देने का काम करती है। बाकी सारी मक्खियाँ सिपाही मक्खी होते हैं। और मधुमक्खी पालन के एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए, एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न आपको जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ जब भी मैं महामैराथन लाऊं तो आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिए। सक्षमता 2 और सक्षमता 1 के प्रश्न पत्र का हल मैं कराया हूं। गणित का अलग से, पर्यावरण और सबका अलग से, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई के लिए अलग है, सक्षमता के लिए अलग है, सीटेट के लिए अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अधिकांशतः गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? देखिए, यहाँ दो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज करेंगे, मैना में और उल्लू में। तो यहाँ कहा है अधिकांशतः, सबसे ज़्यादा, तो उत्तर हो जाएगा उल्लू। ये लगभग 270 डिग्री यानी 360 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। बात करें झटके से कौन सी पक्षी अपनी गर्दन हिलाती है, तो वो मैना, लेकिन अधिकांशतः है तो उल्लू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी है? स्तनधारी बोले तो जो अपने बच्चे को फीडिंग यानी मिल्क फीड कराती है। चूहा, हिरन, चमगादड़, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, पहचानने का तरीका, जिस भी जीव का बाहरी कान दिखाई दे, कान दिखाई दे, वो स्तनधारी होते हैं, यानी अपने बच्चे को जन्म देंगे। और जिनके कान दिखाई नहीं देते हो अंड प्रजक होंगे। अंड प्रजक यानी अंडा देने वाले। और इसको स्तनधारी को जरायुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायुज। याद रखिएगा, ये भी वर्ड पूछ लिया जाता है। घटपर्णी पाया जाता है, तो यह एक मांसाहारी पौधा है, मांसाहारी, जो पाया जाता है इंडोनेशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और मेघालय में भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। केले का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़। निम्नलिखित में अंडायुज नहीं है। अंडायुज मतलब जो अंडा नहीं देता है। तो आपको पता है छिपकली अंडा देती है, चींटी भी देती है, पक्षी भी देते हैं। गाय जो है ये अंडा नहीं देते हैं। तो अंडायुज नहीं है यानी जरायुज है, तो गाय हो जाएगा। निम्नलिखित में कैसे कौन कैसुरकी जंतु है? कैसे नहीं, निम्नलिखित में कौन कैसुरकी जंतु है? तो जो कुत्ता होता है इसमें कैसुरकी पाया जाता है, बाकी ये तीनों में अकैसुरकी ये है। किसान का मित्र केंचुआ, किसान का मित्र केंचुआ होता है। सबसे छोटे आकार के पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शाक, झाड़ी, वृक्ष या लताएं। 1 नंबर प्रश्न मान करके आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। एक का एक आंसर है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। दूसरा प्रश्न, सबसे छोटे आकार के पौधे को, ये देखिए 2 बार हो गया है। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? यानी जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन पोषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 2 नंबर प्रश्न मान करके इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि बहुत बार कराया हूँ। पौधे जब पत्तियों से पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, याद रखिएगा। पानी जब वाष्प में बदलता है तो वाष्पन होता है, और जब वर्षा होती है तो संघनन के कारण, बर्फ जब पिघलता है तो। लेकिन आपको यहाँ जवाब देना है पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल है, तो यह है रिफ्लेशिया। कौन है? रिफ्लेशिया। बात करूं सबसे छोटा फूल, सबसे छोटा फूल, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा उल्फिया। ये पूरा ऐसे लिखा जाता है, उल्फिया सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा फूल
तो रेफ्लेसिया। आपको बताना है 3 नंबर प्रश्न मानकर, बिहार का राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फूल का नाम बताना है। ठीक है, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पौधे का कौन सा भाग उसका प्रजनन अंग होता है? तो पौधे का फूल जो होता है ये उसका प्रजनन भाग होता है। साथ ही साथ जान लीजिए, पत्तियां जो होता है ये रसोई घर होता है पौधों का, रसोई घर। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इनमें पाया जाने वाला छिद्र कहा जाता है रंध्र, यानी स्टोमटा। इन्हीं से वाष्पन की क्रिया होती है और पानी जब निकलता है तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के अध्ययन के लिए एक पद्धति है ब्रेल पद्धति, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक आपका पड़ोसी राज्य झारखंड की भाषा है। देखिए, एक चीज़ यहाँ मैं जीके में भी बता दूँ आपको, 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ये सारे प्रश्न मैं बिहार स्पेशल में कराऊंगा। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? 4 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट में जवाब। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? 5 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट में जवाब। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो जो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है फसल उसे जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल। ये खरीफ फसल जो है ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में, और ये शरद ऋतु में अभी जो उगाई गई है रबी फसल। और नगदी फसल बिजनेस के तौर पर खैनी, गन्ना, ये सब ये क्लास 10th के लिए उपयोगी होगा। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड एक प्रचार आप लोग मेरा कर दीजिएगा, क्लास 10th के जितने भी हमारे भाई बहन हैं छोटे, अगर वो चाहते हैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, 80+% लाना, तो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ उनके लिए मैं चालू कर चुका हूँ। साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी कौन कौन सा प्रश्न पूछता है, कौन सा पढ़ना है और कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग करना है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ आ गया शरद ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को 5 नंबर प्रश्न मानकर, 5 नहीं 6 शायद हो गया है, 6 नंबर कमेंट कीजिएगा। वर्षा ऋतु में तो ये 7 नंबर मान करके आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में रबी फसल नहीं है। देखिए, 3 किसी तरह से रबी फसल होगा, एक खरीफ होगा। तो 6 7 हो गया था, 6 7 8, ये 9 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। शायद 8 ही नंबर है, 8 या 9 जो मान लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। गिर जो है, गिर गुजरात में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में। ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय बोले तो पुनः प्राप्त हो जाता है जल्दी से, तो ये केवल जल है। नवीकरणीय संसाधन है, सूर्य भी है, पवन भी है यानी हवा, जल, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है तो ये उसका जवाब पेट्रोलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? जो प्रकृति के द्वारा आपदा आता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो इसका भी जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बम विस्फोट तो मानकीकृत आपदा हो जाएगा। बम विस्फोट क्या हो जाएगा? मानकीकृत आपदा हो जाएगा। लेकिन ये तो सब प्राकृतिक आपदा है।
निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन है। बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है, जीव के अवशेष से बने हुए हैं। निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य। निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत है, ये सबसे बड़ा नहीं कहा है, स्रोत है। पवन भी है, सूर्य भी है, कोयला भी है, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? देखिए, नेपाल में ना पूछ के कहाँ पूछा? तिब्बत में। नेपाल में तो सभी जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, लेकिन तिब्बत में कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? कोमोलांगमा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। देखिए किस देश में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न मान करके आप लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में अवस्थित है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा। रहा बात कल्पना चावला का, तो स्पेस में ये गई थी लेकिन वापस आते समय ये एक्सपायर हो चुकी थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और बछेंद्री पाल का तो आप जानते ही हैं, प्रश्न आता ही है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में स्थित है। दिल्ली वाले तो इंदिरा गांधी, हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। फिर से एक बार सुनिए, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, हैदराबाद तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा और कोलकाता तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। कोच्चि कहाँ है बताइएगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो ये अबू धाबी। कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू धाबी। चलिए ये देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये गणित है जो टीआरई 2 में पूछा गया था। आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं देखिए। बीपीएससी आप प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सब आपको भी ज़रूर जानना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप अपना प्यार यानी लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को और आगे शेयर करेंगे। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।